नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मैं चाहे जहां धरना दूं, गृह मंत्री शिंदे कौन होता है मुझे बताने वाला, रोकने वाला। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां बैठेगा, यह शिंदे कौन होता है तय करने वाला। मैं बताऊंगा शिंदे को कि वो कहां बैठे। क्या यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक मुख्यमंत्री कायदे कानून को ठेंगे पर रखकर ऐसे ऐलान कर सकता है? लेकिन धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल आज कुछ इसी अंदाज में बोले जैसे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ना हो बल्कि किसी सल्तनत के सुल्तान हो। दिल्ली के रेल भवन के पास जबरन धरने पर बैठे केजरीवाल के हजारों समर्थक भी आज वहां जुट गए। पुलिस से भिड़ंत हुई, लाठियां भी चली, लेकिन केजरीवाल टस से मस होने को तैयार नहीं है। केजरीवाल खुद को मामूली आदमी और आम आदमी कहते नहीं अघाते, लेकिन क्या एक आम आदमी अपने जिद के सामने सबको झुकाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वहां लाठी गोली चलाने की नौबत आ जाए और पूरा सिस्टम चरमराने लगे? यह सवाल अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर केजरीवाल को जो संवैधानिक ताकत मिली है उसी के बूते अगर वो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में जहां चाहें धरने पर बैठ सकते हैं, तो उसी पद की मर्यादा का तकाजा है कि वो अपने को कानून से ऊपर न समझे। किरण बेदी ने तो केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि केजरीवाल की जिद अराजकता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल क्या अपने को कायदे कानून से ऊपर समझते हैं? अपने बेलगाम जुबान वाले मंत्री को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल? और क्या केजरीवाल लोकतंत्र से ज्यादा भीड़ तंत्र पर भरोसा करते हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। पहले देखिए आज दिन भर दिल्ली में क्या हुआ। ये हंगामा, ये आंदोलन, ये धरना दिल्ली के लिए नई बात नहीं। नई बात तो सिर्फ ये है कि ये भीड़ नेता केजरीवाल के आह्वान पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के बुलावे पर आई और दिल्ली का दिल जंग का मैदान बन गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की धरने रूपी राजनीति दूसरे दिन भी अपनी रौ में बह रही थी। शाम 3:30 बजे का वक्त हुआ था। सैकड़ों लोग रेल भवन पर डटे थे। आक्रोश सारी सीमाएं तोड़ रहा था। कानून की धज्जियां उड़ रही थीं। सैलाब ने दिल्ली पुलिस की बनाई सरहदें तोड़ी, सब्र टूटा और सामने आई एक विभत्स तस्वीर। ये तो महज ट्रेलर था। केजरीवाल की फौज दिल्ली पुलिस पर टूटी। हालात हद पार करने लगे। पुलिस ने डंडों का मुंह खोला। लोग घायल हुए। अपने ही सूबे में हो रहा ये तमाशा मुख्यमंत्री केजरीवाल चुपचाप देखते रहे। वही केजरीवाल जो दोपहर तक इसी भीड़ तंत्र को जनतंत्र और गणतंत्र का पर्याय बताकर धरने का फलसफा समझा रहे थे। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं सर। ये डेमोक्रेसी है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। जो जनता के मुद्दों को बात करते हैं उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। केजरीवाल की जुबान आग उगल रही थी। देश के गृह मंत्री को ललकारते हुए तानाशाही की परिभाषा पूछ रहे थे केजरीवाल। कायदे कानून की किताबों में सिमटी धाराओं के मायने खत्म हो रहे थे। अपनी सत्ता, अपनी सीमा और अपनी सियासत में मैं आम आदमी हूँ का जुमला मैं मुख्यमंत्री हूँ की शक्ल ले चुका था। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा? ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? Has शिंदे become a dictator of Delhi? Has the police commissioner become a dictator of Delhi? और शिंदे साहब से और दिल्ली के एलजी से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी करनी बंद करें। तो शिंदे साहब क्या करना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली सरकार से युद्ध करना चाहते हैं? क्या वो किस हद तक गिरना चाहते हैं? इन लोगों को एयर कंडीशनर में बैठने की आदत पड़ गई थी। वो एयर कंडीशनर की डेमोक्रेसी को हम सड़कों की डेमोक्रेसी में ले आए हैं। देश की राजधानी के चौराहे पर खड़े होकर एक मुख्यमंत्री की ऐसी चेतावनी को सियासी बिरादरी अराजकता की पराकाष्ठा के नजरिए से परिभाषित कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा केजरीवाल की जिद और आक्रामकता दिल्ली को अराजकता के अंधकार में धकेल रही है। सख्त जबान का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ उससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि वो दिल्ली को एक एनार्किस्ट स्टेट में बदलना चाह रहे हैं। He says, he himself has said that he is an anarchist. What more comment do you need? मगर सियासत की ये बेचैनी, आम आदमी की ये बेबसी केजरीवाल को विचलन पर विवश नहीं कर सकी। केजरीवाल के मंत्री की जुबान भी बेलगाम हो चुकी है। ये जो भाजपा के नेता अरुण जेटली और ये जो एक नए
मेरे सीनियर हरीश साल्वे जी, मैं इनको देख के इनके मुंह पे थूकना चाहता हूं। टकराव, बिखराव और तार तार होती मर्यादाओं का मर्म समझने वाले पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल और उनके मंत्री देश के कायदे कानून से भी ऊपर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केजरीवाल के धरने का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री का कवच न होता तो शायद दिल्ली पुलिस केजरीवाल को वहां से उठाकर जंतर मंतर पहुंचा भी आती, लेकिन मुख्यमंत्री का कवच है। मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री, और वो ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जहां चाहे धरने पर बैठ सकते हैं। शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री, कौन होता है बताने वाला कि वो कहां बैठे कहां ना बैठे। बल्कि केजरीवाल ने यह भी कहा वो बताएंगे कि शिंदे कहां बैठे। सवाल यह उठता है केजरीवाल क्या चाहते हैं, क्या केजरीवाल का यह तरीका लोकतांत्रिक है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक, उर्मिलेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता कांग्रेस, मीम अफजल साहब। सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे, क्या चाहते हैं आप लोग? आज तस्वीरें हमने देखी, पहले केजरीवाल धरने पर गए, उन्हें रोका गया, चलिए ठीक है, उन्होंने सांकेतिक ढंग से एक जगह पहुंचे, बैठे, उन्होंने ऐलान किया कि उनके कार्यकर्ता पहुंचे, हजारों लाखों को पहुंचने की बात की, आज बहुत सारे लोग पहुंचे, लाठी डंडे की तस्वीरें हमने देखी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं वहां लाठी गोली चले? क्योंकि आपकी जिद है कि आप चाहते हैं कि वहीं पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो। दिलीप पांडे। सिर्फ छोटी सी चाहत है अंजुम साहब कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया उस जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, यही उनकी चाहत है। और ऐसा अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है या अराजकता है। नहीं दिलीप पांडे, अराजकता इसलिए दिलीप पांडे अराजकता इसलिए है क्योंकि लग रहा है कि आपने एक जगह को जबरन कब्जा कर लिया है, धावा बोल दिया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं रिपब्लिक डे परेड होना है, आप चाह रहे हैं कि लाखों लोग वहां पहुंचे। तो मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री पद का कवच नहीं होता तो क्या आप अरविंद केजरीवाल ये कर पाते? ये जबरन है। ऐसा लग रहा है आपको ना, पर हकीकत ऐसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या आपको वाकई लगता है कि उनको इतना भी संवैधानिक अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बनने के बाद, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनको इतना भी अधिकार नहीं कि दिल्ली की किसी सड़क पे बैठ के अपनी मांग कर सके, अपना धरना रख सके? नहीं बिल्कुल अधिकार है, बताएं कि बिल्कुल अधिकार है, लेकिन हर चीज एक संवैधानिक कायदे कानून के दायरे में होना चाहिए। मुख्यमंत्री होने का यह मतलब नहीं है कि उन पर लॉ ऑफ लैंड लागू नहीं होता, वो हर कानून से ऊपर ऐसा नहीं हो सकता है। दिलीप पांडे, एकदम सहमत हूं मैं अंजुम साहब, एकदम सहमत हूं आपसे। और इसी प्रक्रिया का, कानून का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पहले एलजी महोदय को पत्र लिखा, फिर उनसे जाके मुलाकात की, शिंदे साहब को पत्र लिखा, उनसे जाके मुलाकात की और कहा कि वे पुलिसकर्मी जो अकर्मण्य हैं, अब जबकि उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो शुरू हो गई है, वो उस इंक्वायरी में बाधा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वो सबक कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, दिलीप, आपने इतने कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने की अपील कर दी, आज लाठी चली, कुछ घायल हुए, कल गोली चलेगी, जिम्मेवारी किसकी होगी आप ये बताइए? आप हजारों लोगों को वहां बुला रहे हैं, वीवीआईपी एरिया है, बगल में प्राइम मिनिस्टर का घर है, बगल में प्रेसिडेंट का घर, आप ऐसे नहीं कर सकते बॉस। जिम्मेदारी होगी अपने गृह मंत्री महोदय की, जिम्मेदारी होगी भारत सरकार की, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी सही सेट नहीं की है। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, सड़क पर अराजकता फैलाएं आप, दिल्ली की हजारों कार्यकर्ताओं को ऐसी जगह पर बुलाएं आप, प्रतिबंधित एरिया में जहां धरने की इजाजत नहीं है वहां बैठे आप, पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी रहे और उसके बाद लाठी डंडे चले, गोलियां चले, उसके बाद जिम्मेवारी आपकी नहीं। मतलब जिम्मेदारी से मुक्त थे, सड़क पर आप सिर्फ जो हो रहा है वो उसके लिए भी आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, जबकि आपके कहने पर सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या दिल्ली की जनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता अपनी सुरक्षा खुद करें? ये आपको नहीं लगता कि दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी की उनकी? लेकिन हम तस्वीरें, सागरपुर इलाके में एक महिला जिंदा जला दी जाती है और जितने भी गवाह हैं वहाँ के उन सबके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज रहती है। इस देश में ऐसी घटनाएं होती है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। दिलीप, इस देश में बलात्कार, हत्या और जिंदा जलाने की घटनाएं होती है, विरोध भी किया जाना चाहिए, ना हो इसकी गारंटी भी की जानी चाहिए। नहीं, मुद्दा वो नहीं है दिलीप, लेकिन यही तस्वीरें देख रहे हैं, सेंसिटिव क्यों हो गए? दिलीप, कार्यकर्ता जिस ढंग से आपके कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़कर
तोड़कर जिस ढंग से, अराजक ढंग से वहां पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है इस पर सवाल खड़े होते हो। किरण बेदी ने कहा है आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। आपसे सवाल, उसके बाद बाकी मेहमानों से बात करूंगा। दिलीप, अगर ये अराजकता है, अगर इस ढंग से जोर जबरदस्ती से आप पूरे लॉ ऑफ लैंड का पालन न करते हुए पूरे इलाके को बंधक बना रहे हैं, तो सरकार का हक है कि वो अगर किरण बेदी की सलाह पर बर्खास्त कर दे, और हो सकता है आप यही चाहते हो। मैं अपने छोटे मस्तिष्क में ये बात नहीं घुसा पा रहा हूं कि किस तरह से, आपने अभी कहा ना कि ऐसी घटनाएं होती हैं, जिंदा जला दी जाती है महिला, कोई गवाही देने आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, ये चलता है। लेकिन इसके खिलाफ अगर आप नहीं चलता नहीं, वो नहीं चलता। आप ये मत कहिए कि आप उसके लिए कंसर्न है, मैं नहीं हूं। हम लोग भी मीडिया में दिलीप जी यही काम दिन रात करते हैं। किस तरह नहीं, उसका प्रतिवाद होना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ने के तरीके पर सवाल। चलिए दिलीप, आपके पास आएंगे एक बार हम होना चाहिए। उसी पर सवाल है। बाकी मेहमानों को शामिल करते उससे पहले मीम अफजल साहब, आपकी तरफ से बयान आया कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ एनार्किस्ट है। तो सवाल उठता है, चीफ एनार्किस्ट को आप समर्थन देकर सरकार भी चलवा रहे हैं, आप दंडवत भी हैं, आप नतमस्तक भी हैं, और उसके बाद कानून भी ठेंगे पर है, और आप लाचार हैं, और आप बोल रहे हैं चीफ एनार्किस्ट है। स्टूडियो डिबेट में हिस्सा भी लेते हैं। देखिए, मैंने नहीं कहा चीफ एनार्किस्ट हैं, मैंने कहा था कि वो ये जो है एनार्किज्म की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने कहा था, और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं, और आप लोग सब उसकी तायीद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अजीत अंजुम साहब ये बात कहूंगा जो आपने शुरू में तबसरा किया कि अरविंद केजरीवाल साहब ने शपथ लेने के बाद एक बात कही थी, वो याद रखना चाहिए कि इख्तिदार में आओ तो कभी गुरूर ना आए। लेकिन आज जो आपने सारे क्लिप्स दिखाई हैं उनकी और उनके वजीरों की, उससे ये साफ जाहिर है कि उनको कितना गरूर हो चुका है कि वो शिंदे जैसे जो 30 साल में उनसे उम्र में बड़े हैं और सियासत में भी उनसे ज्यादा सीनियर हैं, उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किस तरीके से वो उनका नाम लेते हैं, किस तरह से। हम आज भी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, हमने अभी तक अरविंद केजरीवाल के साथ शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, और पहले भी नहीं की कभी भी। तो एक जो संयम बरतना चाहिए वो तो ये खो चुके हैं, और ये खो क्यों रहे हैं अभी मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन सही है, लेकिन ये सब आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी हमें समझ में नहीं आती। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं। अजीत साहब, पहले मेरी बात सुन लें। अगर मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगा तो आपकी बात का जवाब भी ठीक से जल्दी। देखिए, अभी 11 लोग 2 रोज पहले सर्दी से मर गए, और आपने ये कहा था कि हम इतने जो है रात को कैंप लगाएंगे, गरीब लोग सर्दी से नहीं मरेंगे। 11 लोग मर गए। ये सही है कि रेप के ऊपर आपको एहतजाज करना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली की जनता को यह हक नहीं है? 11 लोग मर गए, आप लोगों ने माफी तक नहीं मांगी आज तक। क्या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके खिलाफ इस तरह का आंदोलन शुरू कर दे कि भाई 11 लोग मर गए, आप जिम्मेदार हो उसके लिए? चलिए, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार के पास आने से पहले आपने कहा दिलीप आप जवाब देंगे, कैंप लगाएंगे, आपने कोई आदमी जो है रात में सर्दी में बाहर नहीं सोएगा। दिलीप पांडे जवाब देंगे। आपके कार्यकर्ता, मैं रात में गया था जहां आपके कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं के लिए मोटे मोटे कंबल और रजाई वहां पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली में 10 लोग मर गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और दुर्भाग्य है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली राज्य में 175 रैन बसेरे थे, इसलिए और हम ये इस बात का जवाब नहीं है, सारे मंत्री घूम के हमसे बुरा कोई नहीं है। आपने हमको करप्ट कहा, आपने हमको चोर कहा, आपने दुनिया भर के एतराजात किए। अंजुम साहब, आज आप ये पिछला हवाला मत दीजिए। मेरी बात पूरी होने के पहले कैसे आप तय कर पा रहे हैं कि ये जवाब सही है कि गलत है? दिलीप जल्दी जवाब दीजिए। अफजल साहब, आप कम से कम मुझे जवाब करता हूँ कि आप बीच में यूजुअली बात नहीं काटते हैं, कम से कम भाषा का, सभ्यता का ध्यान रखें। चलिए जी, सभ्यता का ध्यान। वैसे आपके मंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? माफ करिए दिलीप, अगर इसी तरह से आप अपनी मंत्री के लिए माफी मांगे कि आपके मंत्री सोमनाथ भारती अगर अरुण जेटली का नाम लेकर, आरती मेहरा, हरीश साल्वे का नाम लेकर कहते हैं इनके चेहरे पर थूकने का जी चाहता है, हमने वो बयान सुनाया, और आप राष्ट्र के चैनल राष्ट्र से माफी मांगे उस मंत्री की तरफ से, तो आपका कद बढ़ेगा। माफी मांगते हैं कि आपके मंत्री ने कहा बहुत शर्मनाक बयान है, भाषा आप हमें सिखा रहे हैं।
आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए और बजाय इस पचड़े में फंसे हुए कि भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हम लोगों को क्या क्या कहा है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने किसी भी कलीग की ऐसी भाषा शैली को एंडोर्स नहीं करती है, अप्रूव नहीं करती है। और अगर इसको अपोलोजाइज करना, अगर आप चाहते हैं कि अपोलोजाइज करें तो मैं अपोलोजाइज भी करता हूं कि हम किसी भी तरह की ऐसी भाषा शैली को अप्रूव नहीं करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह की अभद्र भाषा शैली का प्रयोग हमारे खिलाफ किया है, इनमें से कोई भी नेता सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अवसाद की राजनीति करनी है। चलिए हम उस मुद्दे पर आएंगे दिलीप, क्योंकि वो जनता को पैर की जूती समझते हैं। उस मुद्दे पर आएंगे दिलीप, लेकिन सोमनाथ भारती से पूछा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उस मुद्दे पर आएंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल, माफ करें देर से आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, आप सब लोग भी पहले अरविंद केजरीवाल के संघर्ष में एक तरह से लगता था कि एक राजनीति की नई धारा है, परंपरागत राजनीति को चुनौती देती हुई, जो आम आदमी की आवाज। क्या वो आवाज यही आवाज है जिस ढंग से हम देख रहे हैं रेल भवन के पास? मुझे 1.5-2 मिनट देंगे आप जी। हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण बड़े नाटककार और लेखक थे जयशंकर प्रसाद। उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, अधिकार सुख कितना मादक और कितना निस्सार होता है। मैं इस वाक्य को थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूं कि सेल्फ राइटियसनेस का और अपने सदा सही होने का अहंकार कितना मादक और कितना घातक होता है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 7-8 दिन से जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उससे मालूम पड़ता है कि सेल्फ राइटियसनेस का ये जो अहंकार है, यह है आम आदमी पार्टी। देखिए, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, मैं आपके कार्यक्रम में ये बात पहले कई बार कह चुका हूं जी। मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो सोशल इंप्लीकेशन है उसमें फर्क करता हूं। आम आदमी पार्टी इस देश की दोनों प्रमुख राजनीतियों से दुखी, चटे हुए, परेशान लोगों के क्रोध और उसके असंतोष को व्यक्त करने का माध्यम बनी है। संभवतः आम आदमी पार्टी को खुद को पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रिया का माध्यम बनी है। और ऐसी स्थिति में बजाय सिस्टम को सुधारने के, बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के, जब आप लोकतंत्र का इस तरह मखौल उड़ाने लगे, जब आप इस तरह बचकानी जिदें ठानने लगे, तो और फिर किसी भी बात को सुनने को तैयार ना हो, तो फिर कहने का यही जी करता है कि आत्ममुग्धता का, सेल्फ राइटियसनेस का जो सुख होता है वो कितना मादक और केवल इनके लिए नहीं, पूरे लोकतांत्रिक आंदोलन और लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के लिए कितना घातक होता है। मैं 1 मिनट आपकी इजाजत से एक काम करना चाहता हूं। अभी सोमनाथ भारती की बात चल रही है। सवाल किसी के माफी मांगने ना मांगने का नहीं है, और दिल्ली पुलिस की अकर्मण्यता, दिल्ली पुलिस की असंवेदनशीलता पिछले कई सालों से दिल्ली के नागरिक झेल रहे हैं, उस पर हर आदमी इस बात का समर्थन करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 3 अफसरों के तबादले से वो चीज हो जाएगी क्या? या उसके लिए जो आपकी मांग है कि दिल्ली पुलिस के दिल्ली सरकार के तहत आए, उस पर विवाद है, उस पर बहस है, उस पर स्वस्थ ढंग से बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन 1 मिनट, ये आज के टेलीग्राफ में छपा हुआ समाचार है और ये श्री सोमनाथ भारती के प्रसंग में। Uganda is a small country and it is doing this under pressure from the Indian government, भारती told the Telegraph। जो उगांडा सरकार ने कहा कि हमने कोई चिट्ठी दिल्ली सरकार को नहीं लिखी है। Before leveling an allegation against the Foreign Office, the Indian High Commission in Uganda is involved in sex trafficking. That is why the Indian government is covering it। जी बिल्कुल, कोई मतलब है इस बात का? आप दिल्ली के या राज्य की, देश की एक राज्य के सरकार के मंत्री हैं और आप एक इंडियन हाई कमीशन पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, या तो इस आरोप को सिद्ध कीजिए। दिलीप, इसका संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद उर्बलेश के पास आऊंगा। करने का ढंग है दिलीप, एक तो इन्होंने कहा कि आत्ममुग्धता जब होती है, मादक होती है, और आप लोग आत्ममुग्ध हैं और इसलिए ये सब तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी सोमनाथ भारती, कि एक सोमनाथ भारती को बचाने के लिए जो उन्होंने किया उसको जस्टिफाई करने के लिए केजरीवाल एक तरह से दिल्ली को बंधक बनाकर जिद पर कायम है और सबको चुनौती दे रहे हैं। दिलीप, बात बड़ी अच्छी कही पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने, लेकिन मेरे लिए वो एक पॉलिटिकल स्पीच से ज्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि वो चीजों को समझने का प्रयास किए बिना कही गई बात थी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, पुरुषोत्तम जी को समझाना चाहूंगा कि 3 जो ऑफिसर्स की सस्पेंशन की बात या ट्रांसफर की जो बात की गई है, उसके पीछे तर्क क्या है? उसके पीछे तर्क यह है कि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और ये वो 3 ऑफिसर होंगे जो सबूतों के ऊपर बैठे होंगे
और उस जुडिशियल इंक्वायरी के इम्पार्शियल इंक्वायरी को ये इफेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हम तरीके पर मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी इसलिए कहा जा रहा है उस डिटेल पर हम लोग कल परसों भी काफी बात कर चुके हैं। इसलिए ये जो तरीका है ये थोड़ा लार्जर व्यू पर जाता है। इसमें देखिए, हम ये एक बात नहीं कह कहना रहे कि चाहता हूं, 3 लोगों के सस्पेंशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं केवल एक बात कहना समझे चाहता हूं, बिना अजीत जी। पुरुषोत्तम जी कमेंट कर रहे हैं, मुझे बुरा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। नहीं, लेकिन एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग असहमतियों की कद्र नहीं करते। आप सिर्फ चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाएं। केजरीवाल ने आज ये भी कह दिया कि मीडिया में सब या तो बीजेपी वाले आधे हैं या कांग्रेस वाले हैं। मतलब आपकी डुगडुगी बजती है तो ठीक है, आप मतलब आम आदमी पार्टी असहमत हुए तो बीजेपी के हुए और कांग्रेस के हुए। अजीत, मैंने कल अपने फेसबुक पे एक स्टेटस लिखा था, आपकी अनुमति हो तो उसे दोहराना चाहता हूं। उसके और वो ये कारण है अजीत साहब, चलिए उसपर बात करेंगे। वो स्टेटस ये है बहस हम खड़ी करना कि चाहते हैं, जो केजरीवाल उसको मीडिया नहीं उठा रहा है। चलिए मीडिया बहुत कुछ उठा रहा है। एक मिनट बाकी लोगों से बात दिलीप जो कह रहे हैं और जिस तरह बात कर रहे हैं, देखिए अभी कहा गया, अभी बहस में कहा गया कि 11 लोग सर्दी में मर गए। जवाब ये आया कि शीला दीक्षित के जमाने में 175 मर गए थे। ये वैकल्पिक राजनीति नहीं है, ये वही ठेठ राजनीति है कि कांग्रेस ही कहे कि भाजपा ने ये गलती की तो भाजपा वाला कहे कि कांग्रेस ने ये गलती की। ये बात तो मैं फेसबुक स्टेटस जो मैंने लिखा था वो आपके दोहराना चाहता हूं आपके सामने। ना खाता ना बही, केजरी कहे वही सही, जो ना माने ऐसा वो या तो भ्रष्ट या भ्रष्ट जैसा। सेल्फ राइचियसनेस और आत्ममुग्धता इस हालत में उर्मिलेश की टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद दिलीप, चूंकि सारे लोगों के निशाने पर आप हैं क्योंकि धरने पर आप हैं। चलिए उर्मिलेश, नहीं हम तरीके पर बात करना चाहते हैं। देखिए अजीत, मैं दिलीप को बहुत पहले से सुनता रहा हूं और दिलीप कई बार हम लोगों के साथ स्टूडियो की बहसों में इलेक्शंस के दौरान और उसके पहले शामिल रहे, वो जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद असहमति का स्वर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो और यही नहीं कि केवल वो नहीं, कोई इनकी पार्टी का बड़ा नेता ये सुनने को तैयार नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं हैं, जो इस देश के पत्रकार हैं, जिनकी वफादारी या लेखक हैं, जिनकी वफादारी किसी राजनीतिक दल से नहीं है। अगर वो असहमति जाहिर कर रहे हैं तो उनको गंभीरता पूर्वक लीजिए। ये मुझे लगता है अराजकतावाद भी नहीं है। जो लोग केजरीवाल को अराजकतावादी कह रहे हैं वो हिस्ट्री के सेंस से नहीं वो अवगत हैं। उनके पास जरूर हिस्टोरिसिटी वो नहीं है, वो ऐतिहासिकता नहीं है, इतिहास को समझने की समझ नहीं है। आपने भी 2 बार कहा कि सामंती मिजाज है। नहीं, मैं कह रहा हूं विलियम गॉडविन ने 1790 में एनार्किज्म को डिफाइन किया था और बहुत विस्तृत किताब लिखी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास की बात है। देखिए, मैं उस लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये लोग घमंडी, जिद्दी किस्म के भीड़वादी हैं। ये भीड़वाद के हवाले करना चाहते हैं पूरी राजनीति को, और ये अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक विफलताओं के कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाटक करने उतरे हैं। इस राजनीतिक नौटंकी का पीछे जो मुख्यमंत्रियों ने इस तरह से कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। देखिए, 1993 में जयललिता जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे कावेरी ट्रिब्यूनल के लिए धरना दिया था मरीना बीच पर। बाकायदे 3 दिन 4 दिन वो चला था। वीसी शुक्ला वहां गए थे निगोशिएट करने, मामला सेटल हुआ काफी हद तक। दूसरी बार 2009 में करुणानिधि ने दिया, वही मरीना बीच पर 3 या 4 घंटे रहा, हालांकि 1 घंटे था। प्रतीकात्मक था। वीएस अच्युतानंदन ने दिया, केरल भवन में आकर दिया, जंतर मंतर के सामने। वो एक आपने गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे पार्लियामेंट के आसपास, पूरे वीवीआईपी जोन में, सेंसिटिव जोन में खुराफातियों का पूरा मजमा लगा रखा है। चलिए, बहुत मुझे लगता है ये राजनीति नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। इससे आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा से जो सहमत लोग थे, हो सकता है जो आपके सिंपैथाइजर रहे हो, वो भी क्षुब्ध हैं। आप एक तरह की लंपटता को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। बहुत संगीन बातें उर्मिलेश ने कही है। एक बार जवाब लेते हैं पुरुषोत्तम जी, नहीं तो फिर वो जवाब उनका नहीं आ पाएगा कि आप भीड़वादी मानसिकता के लोगों को जमा कर रहे हैं। एक किस्म की एक लंपटता को गाली दे रहे थे लोग आज वहां। जी बिल्कुल, थोड़ी भी असहमति की कमी नहीं। दिलीप, आप जवाब दीजिए। दिलीप, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। उर्मिलेश जी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अपनी बात रखने का तो अधिकार सबको है, लेकिन मनवाने का अधिकार नहीं है। और असहमति को स्थान देने का मतलब ये नहीं होता कि अगर सामने वाला आपसे खिलाफ कोई राय रख रहा है तो आप उसको मान ही लें।
असहमति को स्थान देने का मतलब होता है सम्मान पूर्वक उसकी बात को सुना जाए। और असहमति का ये मतलब नहीं होता है कि आप क्या सहमत हैं तो या तो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। दिलीप, ये भी उतना ही सही है। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भी मुझे अधिकार है कि उर्मिलेश जी की बात से मैं असहमत हो सकूं। और मैं बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल होइए। उर्मिलेश जी भीड़ तंत्र कहते हैं, जिसे उर्मिलेश जी भीड़ तंत्र कह रहे हैं, हमारे हिसाब से वो सही लोकतंत्र है जिसमें हम जनता की भागीदारी चाहते हैं, जनता को ये महसूस कराना चाहते हैं कि आज तुम असुरक्षित हो तो ये हमारी तुम्हारी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या ये भाषा अगर केजरीवाल कहते, दिलीप अगर केजरीवाल कहते मैं हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैं बताऊंगा शिंदे कहां बैठे, शिंदे नहीं बताएगा कहा, इसलिए मैं बताएगा बोल रहा है जो कि मैं कहां बैठूं, मैं बताऊंगा शिंदे कहां बैठे। ये तो सामंती भाषा है दिलीप। ये केजरीवाल की सल्तनत नहीं है, वो सुल्तान नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, चुने हुए मुख्यमंत्री है। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से दिल्ली के परेशान हैरान एक आम आदमी की भाषा, आम आदमी से जब आप बात करेंगे ना तो ऐसी भाषा शैली आपको दिखेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही हो, लेकिन वो यहाँ के आम आदमी है। पूरी आम आदमी ऐसे नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री के पद का कवच है, मुख्यमंत्री के पद का कवच है, इसलिए उसका फायदा उठाकर जिद पर कायम है। जो आदमी लाठियां खा रहा है सड़क पे वो सामंत हो सकता है। सामंत वो होता है जो अपने एक आदेश पे बाजार बंद करवा देता है, गाड़ियों में आग लगवा देता है। चलिए, और ऐसी परंपरा के पालक भाजपा और कांग्रेस के लोग रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं रही है। इसे भीड़ तंत्र नहीं कहते हैं। जनता की अपने चलिए आपकी राय है, आपकी राय है, जिस ढंग से आप कर रहे हैं उस पर एतराज है लोगों को। पुरुषोत्तम जी अपनी बात कहेंगे, उसके ब्रेक कर देना चाहता हूं। शरद जी ब्रेक के बाद आता हूं। दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये जो उर्मिलेश ने कही उसमें आगे जोड़ते हुए कि जो फिलोसफिकली सिद्धांततः अराजकतावादी होता है वो चुनाव नहीं लड़ता और राजतंत्र में घुसने का प्रयत्न नहीं करता। पहली बात ये जो सिद्धांततः अराजकतावादी होता है, अराजकतावादी ये लोग उसी अर्थ में हैं जिसमें कि उर्मिलेश ने कहा। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिम्मेवार नेतृत्व का काम जनता के क्रोध और असंतोष को रचनात्मक दिशा देना होता है, उसे इस तरह के भीड़ तंत्र और उर्मिलेश का शब्द फिर से दोहराऊं, इस तरह के लुम्पेनिज्म में, लंपटता में बदल देना नहीं होता। यही मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बात को रियलाइज नहीं कर रही कि क्या ऐतिहासिक जिम्मेवारी उसके ऊपर एकाएक आन पड़ी और ये बिल्कुल छोटे लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक हमारी मजबूरी है। दिलीप आप जवाब दीजिएगा और मीम अफजल साहब ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। मीम अफजल साहब माफ करें आपके पास नहीं आ पाया। ब्रेक के बाद हम आम है तो स्वागत है इसी सोच।